Hello friends, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 8th of October, so let's get started. आज हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. एक मैरिटल रेप और गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट फाइल किया उसमें उसका क्या स्टैंड है. सेकंड इज बैलेंसिंग इंडियाज ग्रेट पावर रिलेशन विद ऑल दीज कंट्रीज, क्योंकि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट कैन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द वेस्ट एंड द अदर कंट्रीज, जिनके बीच में ये एक सेकेंड कोल्ड वॉर शुरू हो रही है. थर्ड इज देर इज अ गुड आर्टिकल ऑन हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर. तो इन तीनों को कवर करेंगे. साथ में ये जो नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन के लिए फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए, इसे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे किसी अलग वीडियो में, बिकॉज इसके लिए आपको पहले हमें काफी सारे चीजें क्लियर करनी होंगी अबाउट दिस डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन. ओके एंड ऑल दिस. तो ये अपने आप में ही बहुत लेंथी टॉपिक है. अगर अभी शॉर्ट में करने जाएंगे तो उतना पीछे का बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा. ठीक है, तो इसको अभी पेंडिंग रखते हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो आ जाएगा. ठीक है, आज रात को ही बना लेंगे या फिर कल बना लेंगे. करेंसी स्वैप डील हमने की है मॉलडीव्स के साथ अराउंड $750 मिलियन की. तो ये क्या होता है करेंसी स्वैप डील, ये हमने कल समझ लिया था, ताकि लोकल करेंसी पे एक प्रेशर ना पड़े. मॉलडीव्स अपनी एक अलग ही इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और उसके लिए उसने ये करेंसी स्वैप डील इंडिया से डिमांड की थी. ओवरऑल $750 मिलियन की गई है टू हेल्प द आइलैंड नेशन टाइड ओवर इट्स करेंट फॉरेन करेंसी क्रंच. ओके, और ये लॉन्च किया गया है अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, जो वैलिड रहेगा अंटिल 2027. इसके अलावा और भी चीजें इन्होंने डिमांड की थी इंडिया से कि हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है आपके साथ, हम नेशनल करेंसीज में कॉपरेशन करें, ट्रेड नेशनल करेंसी में किया जाए. आप डेट रीपेमेंट वेवर दे दीजिए हमें, जो इंडिया का लोन है वहां पर, और क्रेडिट लाइन चाहता है ये. ठीक है, एलओसी एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस चाहता है, बट इंडिया ने कुछ ज्यादा कमिट नहीं किया है, बिकॉज अल्टीमेटली हमने क्राइसिस की जब बात की थी इन दोनों कंट्रीज में, तो हमने बात की थी. फर्स्ट थिंग इज कि इन्होंने वहां से हमारे जो मिलिट्री पर्सनल थे उनको निकाल दिया मॉलडीव से. सेकंड थिंग इज कि जो हम हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करते थे ओशियन में, इनके ईजेड में, वहां से भी इन्होंने इंडियन शिप्स को निकाल दिया. उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और लक्षद्वीप को लेकर जब इन्होंने कमेंट किया था, तो अल्टीमेटली हमारे इंडिया से जाने वाले टूरिस्ट में काफी डाउनफॉल देखा गया मॉलडीव्स में. राइट, तो इन्होंने ये सब बातें की भी नहीं अभी तक. देयर इज नो मेंशन ऑफ रिटर्न ऑफ इंडियन मिलिट्री पर्सनल टू द आर्किपेलागो. तो अभी इंडिया की कोई कंसर्न एड्रेस इन्होंने यहाँ पर नहीं किए. बट अल्टीमेटली बात वही आती है दैट इंडिया इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर फॉर द मॉलडीव्स. और मॉलडीव्स इंडिया की रिलेशंस पर पूरा एक वीडियो बेंच 450 में हमने किया हुआ है, यूट्यूब पर ही है, आप उसे देख सकते हैं, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ओके, उसमें कुछ नया नहीं है, बस एक करेंसी स्वैप डील किया है हमने $750 मिलियन का, दैट्स ऑल. राजनाथ फ्लैग्स अलार्मिंग सिविलियन प्रोडक्ट्स, कॉल फॉर इन डेप्थ स्टडी. अब देखिए, जो पेजर को यूज किया इसराइल ने फॉर अटैक अगेंस्ट हिजबुल्ला, तो वहां पर उनके पेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रेडियोस, ये सब में ब्लास्ट हुआ. तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि जो इक्विपमेंट्स हमें लगते हैं कि दे आर प्योरली सिविलियन प्रोडक्ट्स, बट ऐसा नहीं है. यहाँ पर उनको भी डिफेंस पर्पस के लिए या आप पर अटैक के लिए यूज किया जा सकता है. ओके, तो ये एग्जाम्पल आप जरूर कोट कीजिएगा कि इवन आज कुछ भी एक वाटर टाइट सेपरेशन हमें देखने को नहीं मिलता है बिटवीन सिविलियन प्रोडक्ट्स या मिलिट्री प्रोडक्ट्स. वो सिविलियन दिखते हैं, बट एग्जैक्टली वो मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दी पेजर्स यूज बाय इजराइल फॉर अटैक अगेंस्ट हिजबुल्ला. डिफेंस की बात करें तो इंडिया के दो एस्पेक्ट्स जो मैंने आपके साथ पहले कवर किए हैं ऑन 2 अगस्त डेली न्यूज एनालिसिस में. फर्स्ट वॉज इंडियनाइजेशन ऑफ आर डिफेंस इंडस्ट्री, एंड सेकंड वॉज हम कौन कौन से डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमने गोल रखा है उसमें कि हमें अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाने हैं. ठीक है, तो 2 अगस्त का या तो डिस्कशन देखिए या वहां की पीडीएफ लेकर रीड कर लीजिए. So there are many dual use items and even purely civilian goods were being used or deployed in the battlefield. The Israel weaponizing pagers to target Hezbollah. इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट कंसर्न्स जो अभी तक रहे हमारे इंडस्ट्री को, सबसे इंपॉर्टेंट था लैक ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द डिफेंस सेक्टर. दिस वाज ए मेजर हर्डल, इसलिए हम लोग सेल्फ रिलायंस अचीव नहीं कर पाए. बट एट द सेम टाइम पुरानी गवर्नमेंट्स का एक स्टैंड ठीक भी था कि जब हम आर्म्स इंडस्ट्री में प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं, तो फिर उनको प्रॉफिट के लिए आर्म्स डील वो इधर उधर करने का भी एक प्रेशर रहता है. और यही एक रीजन रहा है कि अमेरिका में क्यों आर्म्स लॉबी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई भी प्रेसिडेंट उनके अगेंस्ट नहीं जा पाता है. तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज का पार्टिसिपेशन हो, जरूर हो, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन उन पे एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना जरूरी है गवर्नमेंट का.
Now here is manufacturing of arms or equipment where technology was available but there was lack of production capacity. अब ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी इसलिए प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं आया, टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं कभी उन्होंने. Second is catering to the needs of high technology applications in view of the constantly changing nature of वॉरफेयर. अब जो पेजेस का जो अभी यूज हुआ यहाँ पर वो दिखाता है कहीं ना कहीं कि जो वॉरफेयर का नेचर था ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका है. हिजबुल्लाह की हर बिल्डिंग के लगभग हर फ्लैट में ब्लास्ट हुए थे, ये बिना कोई मिसाइल, बिना रॉकेट, बिना बॉम्ब्स के भी उनके यहाँ पर इतना डैमेज किया इसराइल ने. सो यस, द नेचर ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग. But now we are witnessing a significant role of the private sector too, and there is enhanced synergy between public and private participation. क्योंकि अब हम लोग जब भी कोई चीज खरीदते हैं, जैसे राफेल खरीदा हमने, 36,000 करोड़ की डील थी, तो उसमें हमने ये इंश्योर किया कि आप एटलीस्ट 10% जो इसका अमाउंट है जो हम आपको पे करेंगे ये आपको री इन्वेस्ट करना होगा हमारी ही कंट्री में किसी प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टिसिपेट करके. ओके, और फिर फ्रांस की जो कंपनी थी राफेल बनाने वाली, उसने रिलायंस के साथ एक टाई अप किया और इन्होंने कहा कि हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, को प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये इसे हम लोग कहते हैं ऑफसेट क्लॉज. दैट मीन्स हम लोग जो परचेज कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से उसी पे ऑब्लिगेशन होता है कि जो टोटल परचेज है उसका वट एवर परसेंटेज दे वांट टू फिक्स, आप 10% दोबारा री इन्वेस्ट कीजिएगा हमारी ही कंट्री में किसी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी के साथ पार्टिसिपेशन करके. ओके, दैट इज कॉल्ड एज ऑफसेट क्लॉज. आगे चलते हैं. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज ऑन लास्ट लैग, तो ये बात बिल्कुल सच है, ऑलमोस्ट खत्म होने पर है. और नक्सलिज्म को हमने इन डेप्थ एग्जामिन किया है ऑन 4 सितंबर, डेली न्यूज एनालिसिस, और इस पे इसकी अगर हिस्ट्री जाननी है पूरी किस तरीके से नक्सलिज्म इवॉल्व हुआ तो वो हमने किया था मेंस 450 प्लस में. ठीक है, तो ये नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सब हमने एक बार में पूरा कंप्लीट कर लिया था. यूजीसी टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग पीएचडी रिसर्च विद अवार्ड, इसलिए यूजीसी ने एक अलग ही अवार्ड स्टैब्लिश किया है. UGC has constituted a PhD excellence citation to recognize original research. अब एक डेटा है जो आप कोट कर सकते हैं, दैट इज 2011 से 2018 के बीच एडमिशन हैज ग्रोन एट रेट ऑफ 10% एनुअली. नंबर ऑफ पीएचडी एडमिशंस हैव ऑलमोस्ट डबल्ड. सबसे ज्यादा साइंस में आए 30%, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 26% एंड सोशल साइंस में 12%. और इसलिए हम लोग जब इनके क्रिटिसिज्म की बात करते हैं हम कहते हैं कि सोशल साइंस में जो पीएचडी होती है या जो रिसर्च होती है वो काफी कम होती है. ठीक है, मेजरली फोकस स्टेम पर ही रहता है. ये दूसरे भी एक अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है, उसमें और कुछ नया नहीं है. सेकंड से इंडिया स्लिप्ड इन एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स. नो, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की क्रिटिसिज्म ज्यादा हो रहा है और अभी तक यूपीएससी में पिछले कुछ सालों से पैटर्न देखा गया है सिंस 2019 कि जहां भी हम पुअर परफॉर्म करते हैं वहां से यूपीएससी क्वेश्चन ज्यादा पूछता नहीं है. बट फिर भी ठीक है, जान लीजिए एक बार. और इसी का एग्जाम्पल है, हमने बात की थी आईआईएम अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट को विजिटर बना के और फिर वहां के बोर्ड में अपने मेंबर्स बिठा के गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली आईआईएम की जो ऑटोनॉमी थी उसको थोड़ा सा कर्टेल कर दिया. गवर्नमेंट ने अपना जो कंट्रोल था आईआईएम्स पे वो इंक्रीज किया, इसीलिए इंडिया स्लिप कर गया है इन दी एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स. सिमिलरली जेएनयू की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी, और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है हमारी, इन दोनों में इस तरह के ऑर्डर्स जारी किए गए कि आप यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और एक यूनिवर्सिटी ने तो ये तक कह दिया कि आप कैंपस में ही प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जबकि जेएनयू ने कहा कि आप जो एकेडमिक बिल्डिंग है उसके पास प्रोटेस्ट नहीं कर सकते. ये तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं एकेडमिक फ्रीडम कर्टेल की जा रही है. एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म थोपी जा रही है बच्चों पर कि एक ही तरीके से सोचना है. हु एवर क्रिटिसाइज देन दैट इज रॉन्ग. तो यहाँ पर ये रिपोर्ट पब्लिश की है स्कॉलर्स एट रिस्क. रिपोर्ट का नाम है फ्री टू थिंक 2024. ये एक नेटवर्क है 665 यूनिवर्सिटीज का अक्रॉस ग्लोब. India slipped from 0.6 points to 0.2 points from 2013 to 2023. तो ये दिखाता है कि पिछले 10 साल में हमने कितना ज्यादा स्लिप हुए हैं. और इसका सबसे मेजर रीजन उन्होंने जो दिया है, इट इज रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट efforts to exert political control and impose a Hindu nationalist agenda on universities and university policies limiting students' protest. Okay. Now India rank as completely restricted. Okay. यहाँ पे इन्होंने वही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे न्यू पॉलिसीज अनाउंस की गई रेस्ट्रिक्टिंग स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन इन जेएनयू. Similarly, battles for control of higher education took place in other states like Tamil Nadu, West Bengal, पंजाब, इवन केरला का भी आपको पता होगा
ठीक है, बंगाल में भी यही हुआ है कि ये लोग चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नर इज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज, ये प्रोविजन हटाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, फिर वो अपने नीचे वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उन पे हमारा ही कंट्रोल हो, ना कि इनडायरेक्टली सेंटर का वाया गवर्नर। नेक्स्ट इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एंड फास्ट फूड लीडिंग टू कॉज ऑफ डायबिटीज इन इंडिया। ये सब आती रहती है रिपोर्ट, बट लोग उसके बाद भी नहीं सुधरते, वो उन्हें बाहर के फूड अच्छा लगता है। Genome editing is bringing clarity to the study of hereditary cancer. Now, hereditary cancer के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक बात जान लीजिए कि मोस्टली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये दोनों, ठीक है, caused by mutations in the BRCA1 gene and BRCA2 gene. ओके, सिर्फ अगर कभी एग्जाम में ये पूछा जाए जैसे कि 2022 के एग्जाम में पूछा गया था बी सेल टी सेल, ठीक है, उस तरीके से अगर आपसे सिर्फ ये जीन पूछे जाए BRCA1 BRCA2, देन इनका म्यूटेशन कॉज करता है हेरिडिटरी कैंसर। ठीक है, वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ओवेरियन कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, पैंक्रियास कैंसर हो सकता है, हर तरह से। ये यहाँ पर वही है माइक्रो आरएनए जो नोबेल प्राइज मिला है, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, अभी के लिए छोड़िए। बाकी यहाँ पे दो आर्टिकल्स हैं जिन्हें हमें डिटेल में जानना होगा, रीबैलेंसिंग ऑफ इंडियाज ग्रेट पावर रिलेशन एंड सेकंड वन इज अनपैकिंग द सेंटर्स एफिडेविट ऑन मैरिटल रेप। यहाँ पे इन्होंने जगह जगह सेंटर का जो एफिडेविट है उसको क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि अभी जो भी लेडी हैं इनको ये लगता है कि मिसयूज तो हर लॉ का हो सकता है, तो क्या हम लॉ इनेक्ट करना ही बंद कर दें। बट द थिंग इज, जो मैं आप लोगों से बार बार कहते आया हूँ, तो मेरा स्टैंड नहीं है, अल्टीमेटली आपको वहां पर एक बैलेंस स्टैंड ही दिखाना होगा। डोंट टेक दिस मैरिटल रेप इशू एज मैन वर्सेस वुमेन, ठीक है, इट्स नॉट मैन वर्सेस वुमेन। ओके, द थिंग इज अबाउट कि on what evidence you will rely, yeah, because sex between a married couple is something that happens within the four walls of their room, not even house but within their four walls of the room। ओके, और उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बट एक चीज है कि यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो ऑलरेडी इसके अगेंस्ट सिविल रेमेडीज प्रोवाइड करता है आपको। बट नाउ दिस proponents of marital rape want कि no, we are not satisfied with this civil proceedings, we want the criminal proceedings to be instituted against the husband if he forcefully have sex with his wife। alright, so ये बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अभी तक इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, रेमेडी है, बट इट कम्स अंडर दिस सिविल केसेस, लाइक उस पर फाइन लग सकता है, उसको थोड़ा बहुत पनिश किया जा सकता है, बट ये क्राइम नहीं है अभी तक। ओके, एंड दे वांट दिस टू बी ए क्राइम। मैरिटल रेप एक्सेप्शन है यहाँ पर ऑलरेडी, दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय मैन विथ हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स। ये 18 ईयर की लिमिट भी सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा के की है अभी 2017-18 में, उसके पहले 15 साल थी यहाँ पे। ठीक है, अगर 18 साल से कम नहीं है और वो उसकी वाइफ है तो उनके बीच जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा वो रेप नहीं माना जाता। ओके, अब चाहे वो वाइफ की मर्जी से हो रहा है या उसकी मर्जी के अगेंस्ट, दैट डजंट मैटर, बट एज ऑफ नाउ द एक्सेप्शन स्टैंड्स दैट वाइफ के साथ अगर 18 साल से ऊपर है तो आप वाइफ के साथ अगर फिजिकल हो रहे हो तो दैट इज नॉट रेप। तो ये एक्सेप्शन दिया गया है अंडर सेक्शन 63 ऑफ भारत न्याय संहिता, जो कि पहले आईपीसी में सेक्शन 355 हुआ करता था। ओके, यहाँ पर मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन आर नॉट इक्वली प्लेस्ड, क्योंकि एक अनमैरिड वुमेन के साथ अगर फोर्सफुली सेक्स होगा दैट मीन्स इट इज अ रेप, बट मैरिड लड़की के साथ उसके हस्बैंड के द्वारा अगर फोर्सफुली भी होता है तो दैट इज नॉट अ रेप। सेक्सुअल एक्सेस इन मैरिज इज सोशली सैंक्टिफाइड एंड एक्सेप्टेबल इन ए वे दैट इज सिमिलर एक्सपेक्टेशन इन ए लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट। अब लिव इन कपल्स की अगर आप बात करोगे, अगर वहां पे फोर्सफुली हो रहा है सिंस द गर्ल इज अनमैरिड, तो वहां पे तो वो चीज रेप मानी जाती है, बट अगर मैरिड है तो फिर ये माना जाता है कि अब ये रेप नहीं हो सकता। Okay, center affidavit are that recognition of marital rape as a criminal offense would affect the sanctity of institution of marriage. That is true actually, and potentially lead to false allegation on marital rape, which will be difficult to disprove. Any criminal offense may be misused. अब यही इनका स्टैंड है कि ऐसे तो लगभग हर लॉ को आप मिसयूज कर सकते हो, बट उसका मतलब ये तो नहीं कि लॉ इनेक्ट करना ही बंद कर दो। The sexual offenses are generally underreported and real challenge is in proving rather than disproving an allegation of rape। अब इनका कहना है कि ये मैरिटल रेप होते तो बहुत ज्यादा हैं, या कई बार जो क्राइम है रेप वो भी बहुत बार होता है लेकिन उसको अंडर रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, कई बार रिपोर्ट फाइल ही नहीं की जाती है बदनामी के डर से। तो रियल चैलेंजेस इन प्रूविंग कि रेप हुआ है रादर देन डिसप्रूविंग, जो यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं जो अगेंस्ट है मैरिटल रेप के, कि कैसे डिसप्रूव करेगा हस्बैंड कि ये मर्जी से हुआ था या फोर्सफुली। आर्ग्यूमेंट ऑन जुरिस्डिक्शन, सेंटर का एफिडेविट कहता है दैट मैरिटल रेप इज ए सोशल नॉट ए लीगल इशू एंड इट इज नॉट विद इन कोर्ट जुरिस्डिक्शन। बट ये ये आर्ग्यूमेंट है जो सेंटर का बिल्कुल फॉल्स है, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पर बात फंडामेंटल राइट्स की आ जाती है।
court may not be empowered to decide whether marital rape should be criminal offense or not, but it is very much within the jurisdiction of court to determine whether this violate the fundamental right or not. ठीक है, तो हम इस टॉपिक को पूरा डिटेल में एग्जामिन करते हैं. इट यूज टू बी कॉल्ड एज सेक्शन 375, लेकिन अब इसको हम सेक्शन 63 कहते हैं अंडर न्यू भारत न्याय संहिता. ओके, ये डिफाइन करता है द एक्ट दैट कंस्टिट्यूट रेप बाय ए मैन. अब ये वर्ड को ध्यान से पढ़िए, रेप बाय अ मैन, यानी कि ये सेक्शन जो था ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है. ओके, जबकि अमेरिका, यूएसए या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में देखिए तो रेप कैन बी डन बाय मैन एज वेल एज विमेन. पॉक्सो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको इंदौर का एक, जहां 25 साल की लड़की थी एंड 15 साल का लड़का था, और उसने आर्ग्यूमेंट ये दिया था कि सिंस वेजाइनल पेनिट्रेशन अगर हुआ भी है, ठीक है, बट आई एम अ वीमेन, तो मुझ पे क्यों रेप लगाया जा रहा है. ठीक है, बट वो माना गया क्योंकि पॉक्सो इज अ जेंडर न्यूट्रल. ओके, लेकिन यहाँ पर ये दो एक्सेप्शन देता है जब डेफिनेशन दे रहा है रेप की. फर्स्ट इज इट डिक्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, यानी कि शादीशुदा कपल के बीच हो रहा है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा, एटलीस्ट क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा, सिविल ऑफेंस माना जा सकता है. इट मेंशंस दैट मेडिकल प्रोसीजर्स और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट रेप. तो ये दो एक्सेप्शन इसके अंडर में दिए गए थे. दिस वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल 1860 में, जब आईपीसी बनाए गए थे. अंडर द फर्स्ट वर्जन ऑफ द रूल, मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन था इट वाज एप्लीकेबल टू वुमेन ओवर 10 इयर्स ऑफ एज. फिर 1940 में इसको और बढ़ा के कर दिया गया 15 इयर्स, और अक्टूबर 17 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बढ़ा के और ज्यादा कर दिया, दैट इन 18 ईयर की होनी चाहिए आपकी वाइफ की एज. क्योंकि जनरली मुस्लिम कम्युनिटी को एक आर्ग्यूमेंट था कि हमारे यहाँ तो हम मानते हैं प्यूबर्टी हो गई यानी कि लड़की शादी के लायक हो गई. अब वो अंडर 18 भी है, डजेंट मैटर, उसकी प्यूबर्टी हो चुकी है, ठीक है, शादी उसकी हो चुकी है, अब हस्बैंड अगर उसका सेक्स कर रहा है फोर्सफुली भी तो वो रेप की डेफिनेशन में नहीं आना चाहिए. ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, 18 ईयर्स तो होना ही चाहिए मिनिमम. 15 ईयर वाली जो एज थी उसको बढ़ाया गया. नाउ हियर इज that Domestic Violence Act 2005 hints at marital rape by any form of sexual abuse in live-in और मैरिज रिलेशनशिप. ठीक है, 2005 का जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो मैरिटल रेप की बात कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो करता है, और वो दोनों केस में करता है, मैरिड कपल हो तो भी, लिव इन हो तो भी. बट ये प्रोवाइड करेगा सिर्फ आपको सिविल रेमेडीज. ये कहीं भी आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते अगेंस्ट द परपिचुएटर कि ये तो प्रॉपर रेप हुआ है, दे दो इसको फांसी. दैट्स नॉट गोना हैपन. The need to remove this marital rape exception was rejected by even the Law Commission of India 172nd रिपोर्ट. ओके, जब उन्होंने बात की थी इंडियन सेक्सुअल वायलेंस के अगेंस्ट रिफॉर्म करने की. बट रिमेंबर कि जो वर्मा कमेटी बैठी थी निर्भया रेप केस, दिल्ली गैंग रेप के बाद, वर्मा कमेटी ने कहा था कि मैरिटल रेप क्राइम होना चाहिए. उनके अकॉर्डिंग मैरिटल रेप शुड बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, बट लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया था. Okay, now what are the issues? Let's see what are the issues with the exception. तो यहाँ पर एक लीगल फिक्शन क्रिएट हो जाता है कि अगर रेप की डेफिनेशन की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो भी जाए कि हाँ ये रेप है, ठीक है, बट इसको फिर भी रेप नहीं माना जाता इफ बोथ दी पार्टीज आर मैरिड. ओके, सो जनरली कुछ लोगों का कहना है कि ये जो एक्सेप्शन दिया गया दिस इज entirely arbitrary because if sexual assault take place 5 minutes before a marriage is formalized it is a rape, but 5 minutes after it is not a rape. ठीक है, अगर शादी के 5 मिनट पहले रेप होता है तो वो रेप है, शादी के 5 मिनट बाद होता है तो वो रेप नहीं है. तो ये बहुत ही आर्बिट्री माना गया है. Sexual assault will be a rape if it is committed within context of a live-in relationship or any other intimate relationship, and yet this legal immunity under section 375 यानी कि अब 63, okay, it kicks in where the relationship has been formalized. एक बार relationship formalized हो गई यानी कि शादी हो गई तो फिर वो रेप नहीं माना जाता. राइट, अक्रॉस द वर्ल्ड क्या लॉज हैं इसके लिए वो जान लेते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. So as per Amnesty International data, 77 out of 185 countries have criminalized marital rape through legislation. For example, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले किया था 1981 में, फिर कनाडा, साउथ अफ्रीका also followed the suit. They criminalized the marital rape. Okay. In many countries, it is either not mentioned or is explicitly excluded from rape laws, just like India. However, United Nations have urged countries to end marital rape by closing legal loopholes, saying that the home is one of the most dangerous place for women. ठीक है, ये United Nations का stand है. So now, what are the arguments against this act?
फर्स्ट इज मिसयूज ऑफ दिस लॉ इज ए बिग रीजन, जिसकी वजह से काफी सारे इवन जजेस भी जो हैं या पॉलिटिशियंस हैं, ये सभी मना करते हैं कि नहीं, दिस रेज ए बिग अलार्म। और इसके लिए वो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट देते हैं अबाउट मिसयूज ऑफ सेक्शन 498 ए, जो कि बात करता है डॉरी केसेस की, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 54% से ज्यादा जो केसेस आते हैं दे वर एक्चुअली फॉल्स। अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो 1,11,000 केसेस वर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 498 ए इन 2020। ओके, बट इसमें से 5,000 क्लोज कर दिए गए बाय द पुलिस साइटिंग देम एज फॉल्स, एंड ओवरऑल 16,000 केसेस were closed by the police because they were false or there was a mistake of fact or law or it was a civil dispute। कई बार सिविल डिस्प्यूट भी होता है तो उसको रेप केस के बार बता के दर्ज करा दिया जाता है। ठीक है, तो जिस तरह सेक्शन 498 का जो एक्सपीरियंस रहा है उससे ये लगता है कि इसका और ज्यादा मिसयूज हो सकता है। सो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट जो इसके अगेंस्ट में जो लोग हैं वो प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज बर्डन ऑफ प्रूफ। नाउ दिस इज द बिग इशू कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, आप क्या प्रूफ देंगे इसके लिए। ओके, बिकॉज एक बात तो फैक्ट है कि इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स इज पार्ट ऑफ द मैरिज, दैट्स अ फैक्ट। ओके, बट इफ मैरिटल रेप इज क्रिमिनलाइज, द क्वेश्चन रिमेन्स हु वुड द बर्डन ऑफ प्रूफ बी ऑन एंड व्हाट वुड दैट बर्डन बी। आप क्या प्रूफ देंगे कि ये हुआ। अब देखिए, अगेन ये बातें ना तो मैं आपको बोल सकता हूँ ओपनली, ना ही आप कहीं इंटरव्यू पैनल के सामने बोल पाएंगे, बट nowadays the sexual life, due to impact of all these web series and movies, it is becoming some sort of experimental। Okay, 50 Shades sort of movies आती हैं, कुछ नया सिखाती हैं लोगों को और वो करते हैं एक्सपेरिमेंट। अब हो सकता है कि ये चीजें की गई हों म्यूचुअल कंसेंट से, बट नेक्स्ट डे मन बदल जाए एंड कि मेरे साथ असॉल्ट हुआ है, मैरिटल रेप हुआ है, इसने क्राइम किया है, देन व्हाट प्रूफ यू विल हैव। ओके, नेक्स्ट इज जेंडर न्यूट्रलिटी। अब जैसा पॉक्सो के साथ में रेप इज अ रेप, चाहे वो मैन करे या वुमेन करे, ठीक है, अगर किसी की भी मर्जी के अगेंस्ट किया गया तो वो रेप है। बट इंडियन लॉज इसकी बात नहीं करते, उनके अकॉर्डिंग ओनली मैन कैन रेप। ओके, arguments to make the definition of rape gender neutral has been put forward on many occasions, and the same argument is put forward in case of marital rape too, कि फिर आप मैरिटल रेप अगर लाना ही है तो फिर उसको जेंडर न्यूट्रल बना के लाइए। Okay, even if the exception of IPC section 375 is removed or criminal provisions are added to Domestic Violence Act, husbands will not be able to use those। Okay, और फिर अगर यही चीज आनी है तो फिर मेंटल टॉर्चर के लिए भी लाना होगा, बिकॉज वो भी एक रीजन है। 2 IPS ऑफिसर ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड किया था नोट लिखकर कि वो अपनी वाइफ से परेशान थे। ओके, तो फिर वो मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर सबकी बात होनी चाहिए। नेक्स्ट इज की पॉइंट फॉर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, आखिर गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है यहाँ पे। फर्स्ट थिंग इज गवर्नमेंट का कहना है दैट इट विल हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशन। इट स्टेटेड दैट मेकिंग सेक्सुअल एक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ पनिशेबल एज अ रेप, it could severely impact conjugal relationship and disrupt the institution of marriage। This is first argument from government side। Second is parliamentary decision। Center informed the court that parliament after thorough deliberation have retained the exception of section 375 which exempt marital rape being classified as criminal offense, and the decision was made during amendment to section 375 इन 2013। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि क्योंकि ये सब चीजें डिसाइड करने का डोमेन पार्लियामेंट के पास है, ना कि जुडिशरी के पास, एंड पार्लियामेंट ने थॉरो डेलिब्रेशन के बाद ही डिसाइड किया था 2013 में कि ये चीज नहीं होनी चाहिए आफ्टर वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के बाद। थर्ड इज सेपरेट लीगल प्रोविजन फॉर कंसेंट विद इन मैरिज। While government acknowledged that husband's violation of his wife's consent is unacceptable, but it argued that the consequences within marriage should differ from those outside of it। ठीक है, कि हाँ, मान लिया कि हस्बैंड ने कोई चीज फोर्सफुली की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो वैसे नहीं होने चाहिए जैसे कि एक नॉन मैरिड कपल के बीच अगर फोर्सफुली चीज होती है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे पनिशमेंट, फांसी, इस तरह की। ठीक, द एफिडेविट मेंशन दैट क्रिमिनल लॉ प्रोविजंस आर ऑलरेडी इन प्लेस टू एड्रेस वायलेशन ऑफ कंसेंट विद इन मैरिज। Next is concern over judicial interference। Center urged the Supreme Court not to interfere with Parliament's decision to retain the marital rape exception। Okay, क्योंकि वो पार्लियामेंट का डोमेन है, उसमें इंटरफेयर ना करे सुप्रीम कोर्ट। इट आर्ग्यूड दैट सच इंटरफेरेंस वुड इनएप्रोप्रिएट गिवन द सोशियो लीगल कंटेक्स्ट ऑफ मैरिज इन इंडिया। ठीक है, सिर्फ ऊपर बैठे हुए 5-6 जजेस ये फैसला नहीं कर सकते कि देश की सोसाइटी किस तरीके से चलेगी। Next is disproportionate punishment। The affidavit suggested that labeling marital sexual act as rape should be considered excessively harsh,
and disproportionate in context of marriage, and government emphasized the importance of preserving the institution of marriage while also protecting the rights of women. There should be a proper balance between both of this. ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को भी प्रिजर्व करना है, बट एट द सेम टाइम वुमेन्स के राइट को भी प्रिजर्व करना है। सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस रूलिंग क्या कहती है? Previously, in 2022, Supreme Court has recognized marital rape for purpose of MTP Act, which allowed women to seek abortion for pregnancies resulting from marital rape. That means अगर हस्बैंड ने फोर्सफुली उसके साथ सेक्स करके उसको प्रेग्नेंट किया है तो वो इस बेसिस पर अबॉर्शन करवा सकती है। दैट मीन्स कि अगर वो प्रिपेयर नहीं थी अभी प्रेगनेंसी के लिए, बट अब वो प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, फोर्सफुली हुआ है, तो फिर उस बेसिस पर वो कह सकती है कि आई वांट टू गो फॉर अबॉर्शन। However, center's current stance highlight a distinction between ruling and the broader criminalization of marital rape. ठीक, तो अभी तक चीजें यहाँ स्टैंड करती है और ये सब हैं गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल्स पे, दैट इज रीबैलेंसिंग ऑफ इंडियाज ग्रेट पावर रिलेशन। इसमें मैंने कई बार बात की, तो इसमें कुछ ऐसा कोई ज्यादा नई चीज नहीं मिलेगी आपको। इंडिया जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था अभी क्वाड लीडर्स के समिट में, ठीक है, और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अलायंस के तौर पे शिंजो आबे ने इसको प्रेजेंट किया था पहले। एट द सेम टाइम हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, वो रशिया गए थे उस टाइम, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जेलेंस्की से मिले थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगे हुए हैं अभी कि एक तरफ हम यूएसए को भी मैनेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम रशिया को भी मैनेज कर रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी वन साइड। इसके अलावा और जो मेजर पावर्स हैं यूएसए रशिया के अलावा, दैट इज चाइना या फिर ईयू या अदर ब्रिक्स, क्योंकि हमने अपना सिंपल सा जो गोल रखा है अभी वर्ल्ड के सामने वो एक ही है, दैट वर्ल्ड शुड बी गवर्न बाय रूल बेस्ड ऑर्डर इवन इन इंडो पैसिफिक, ठीक है, और इवन दी क्वाड मेंबर, क्योंकि ये सब काउंटर करने के लिए बने चाइना के असर्टिवनेस को, जो कि चाइना बिल्कुल ग्लोबल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। At the same time, we have also kept our channels open with Russia, especially with respect to Russia-Ukraine war, and Russia इस वॉर के बाद और ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट होता जा रहा है क्योंकि उस पर जिस तरह के सैंक्शंस लगे, इसलिए इंडिया ने भी उसको एक आउटलेट दिए कि आप हमारे साथ ट्रेड कीजिए, क्योंकि रशिया को अगर आइसोलेट करोगे ईरान की तरह तो फिर वो चाइना के और क्लोज जाएगा। ईरान भी इसलिए चाइना के क्लोज जा रहा है क्योंकि यूएसए उसे बेवजह आइसोलेट किए जा रहा है। इंडिया रशिया रिलेशन, रशिया's dependence on China has grown, ये सब हमने देख लिया था पहले, ठीक है, but at the same time India still seek to maintain the strategic relationship with Russia. Okay. Despite Western sanctions, India continued importing discounted Russian oil. We maintained a neutral stance on Ukraine war. हमने यही कहा, this is not an era of war. The issues should not be solved on the battlefield. Okay. Then यहाँ पे हम लोग मीडिएशन का रोल प्ले कर रहे हैं यूक्रेन में। This reflect India's attempt to navigate its relations with Russia without damaging ties with the West. अब हम यूक्रेन को डायरेक्टली नहीं कह सकते कि आप रशिया को एश्योरेंस दे दीजिए कि आप नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे फिर वेस्ट के साथ यानी यूएस और बाकी नाटो कंट्रीज के साथ रिलेशंस को अफेक्ट करेगा। रोल इन ग्लोबल डिप्लोमेसी, तो ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब मैंने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म की बात की थी मेंस 450 प्लस में। इंडिया is seen as playing a peacemaker role, especially regard to Ukraine conflict. India's emphasis on its strategic autonomy and non-alignment allow it to engage with multiple powers without fully committing to any single bloc. और इसलिए मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि नॉन अलाइनमेंट के टाइम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और आज मल्टी अलाइनमेंट के टाइम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्यों डिफर करती है और किस तरह डिफर करती है। एंड इसी तरह की चीजें आपको मेंस में क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगी, क्योंकि यूपीएससी यही आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह की है। नेक्स्ट इज चैलेंजेस विद चाइना, तो चाइना के साथ हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इशू चल रहे हैं, और यूएसए ने कहा भी था कि कल को अगर इंडिया चाइना की वॉर होती है तो रशिया चाइना का ही साइड देगा, बट इंडिया ने उस स्टेटमेंट को बिल्कुल डिसमिस किया था कि आप इस पे मत बोलिए। China's deepening ties with Russia and its increasing assertiveness in regional diplomacy like BRICS, Shanghai Cooperation, okay, ये कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं इंडिया की पोजीशन को, क्योंकि चाइना ने कोई इंटेंशन दिखा नहीं रहा है इन रिजॉल्विंग बॉर्डर टेंशन, और वो इसलिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है इसको रिजॉल्व करने में क्योंकि वो चाहता है कि इंडिया इधर थोड़ा सा ऑक्यूपाई रहे, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजी, कीप इंडिया ऑक्यूपाइड एट इट्स ओन बॉर्डर, ताकि वो दूसरी तरफ ज्यादा ध्यान ना दे पाए। इंडिया स्ट्रेटेजिक विजन, इंडिया का अप्रोच क्या है टू एनहांस इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एंगेज विद मल्टीपल ग्लोबल पावर्स एंड प्रिजर्व इट्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल इवेंट्स इंडिपेंडेंटली, जैसे हमने क्वाड में किया कि क्वाड में हम लोग एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं, G20 में हमने एजेंडा सेट करने की कोशिश की, ऐसा नहीं कि एजेंडा दूसरे कंट्री सेट करेंगे और हम वहां पे सिर्फ पार्टिसिपेशन करने जा रहे हैं। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा अप्रोच रहा इंडिया का।
Quad and other partners are part of India's long-term strategy to counter China influence while still maintaining economic and energy ties with Russia. India's diplomatic strategy, it reflects a balance between relationship with US and Russia, and it seeks to benefit from global power dynamics without compromising its long-term national interest, leveraging its role as a bridge between different blocs. ओके तो दो तरह के क्वेश्चन आप इस इंटरनेशनल अफेयर से एक्सपेक्ट कर सकते हो इन मेंस 25. वन इज नॉन अलाइनमेंट वर्सेस मल्टी अलाइनमेंट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड सेकंड इज इंडिया एज अ ब्रिज इन दिस चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर. ठीक है, ये दो इश्यूज ऐसे हैं जो आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं. नेशंस विद मिनरल रिजर्व्स नीडेड फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, इस पे हमने क्रिटिकल मिनरल्स और इंडिया का रोल, अफ्रीका इंडिया के रिलेशन के टाइम पे मैंने बात की थी क्रिटिकल मिनरल्स की. तो यहाँ पे देख लीजिए कि कौन से रिजर्व में कौन सबसे ज्यादा होल्ड करता है. गिनी छोटी सी कंट्री है बट 25% ऑलमोस्ट बॉक्साइट इसके पास है. क्रोमियम कजाकिस्तान के पास है 41 और कजाकिस्तान के पास यूरेनियम भी है ऑलमोस्ट 45%. राइट. कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ऑलमोस्ट 54%. हालांकि जब क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2023 में तो इट सेड कि 2/3 यानी कि 66%. बट जब दूसरों कंट्रीज में डिस्कवरी होने लगती है रिसोर्सेज की तो ऑब्वियसली बात है कि दूसरे का शेयर कम होता जाता है. कॉपर चिली के पास है 19% सबसे ज्यादा. ठीक है, मॉलिबेडियम चाइना के पास है सबसे ज्यादा. मैग्नीशियम साउथ अफ्रीका के पास है. ठीक है, लिथियम चिली के पास एंड ग्रेफाइट चाइना के पास. ठीक है, तो यहाँ पे ये सब दिया हुआ है बट इतना याद रहेगा नहीं और रखने की जरूरत भी नहीं है. दी ओनली थिंग इज आपको जो चीज यहाँ पे दिख रही है वो ये कि हमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है. जैसे गिनी, कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज एक रोल प्ले कर सकती हैं हमारे क्रिटिकल मिनरल्स की नीड को फुलफिल करने के लिए. ये बात की थी मैंने आपको मेन स्पॉट 50 में. उसी तरह क्रोमियम हो, यूरेनियम हो, ये सब कहाँ मिल रहा है? कजाकिस्तान, यानी कि हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी डील करना होगा. राइट. सिमिलरली लिथियम, तो इसके लिए हम लोग अर्जेंटीना में माइंस ले रहे हैं ऑलरेडी, यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हमें वर्क करना है. सिमिलरली चाइना को इसलिए आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज रेयर अर्थ 40% चाइना के पास है, मॉलिबेडियम 41% चाइना के पास है, ग्रेफाइट 28% चाइना के पास है, तो उसको भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता. और इन सभी मिनरल्स की माइनिंग आप चाहे दुनिया में जहां कर लीजिए, इनकी प्रोसेसिंग करने के लिए आपको चाइना ही जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी जैसी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स अभी किसी कंट्री के पास नहीं है. ओके, तो इसीलिए मिनरल्स क्लीन और ग्रीन फ्यूचर है, फ्यूचरिस्टिक हर टेक्नोलॉजी में यूज होने, बट एट द सेम टाइम इट डिपेंड्स कि इंडिया प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में डेवलप कर पाता है या नहीं कर पाता है एक्सपर्टीज. ऑन कास्टिस्ट प्रोविजंस इन प्रिजन मैनुअल, ये सब बातें मैंने की थी. अगर ब्राह्मण है या हाई क्लास है तो उसको किचन वगैरह में काम दिया जाता है. कोई अगर दलित है तो उसको फिर टॉयलेट साफ करने का काम दिया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ जजमेंट दिया और उसने कहा कि 3 मंथ में आप अपनी जो प्रिजन मैनुअल है उसको रिवाइज कीजिए. सुप्रीम कोर्ट ऑन ऑर्डर on October 3 declared that caste-based division of labor in prison is unconstitutional, and it has struck down several provisions in state prison manual that reinforce caste differences being violative of fundamental rights of prisoners. क्योंकि कई स्टेट्स की मैनुअल ऐसी थी, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, जो लेजिटिमाइज कर देती है कास्ट इनइक्वालिटीज को. इवन बैरिक्स में भी कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन किया गया है. इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं तो इनको अलग बैरिक्स में रख दो. ठीक है, मेहतर कास्ट के लोग हैं तो उनको टॉयलेट साफ करने का काम दे दिया गया. ब्राह्मण या हाई कास्ट के लोग हैं तो उनको असाइन कर दिया गया किचन में वर्क. ठीक, और उसके अलावा एक स्टीरियोटाइप, कॉलोनियल स्टीरियोटाइप माइंडसेट भी देखा जाता है क्योंकि कई लोगों को ये माना जाता है अभी भी कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो हैबिचुअल हो चुकी हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुकी हैं, वो चोरी ही करेंगी बार बार. कुछ ऐसी घुमक्कड़ जनजातियां हैं जिनके लोग अगर आप उनको प्रिजन के बाहर काम कराओगे तो वो भागने की कोशिश करेंगी. ठीक है, तो पहले ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट इनेक्ट किया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871. फिर इसको रिक्लासिफाई कर दिया गया इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, डी नोटिफाइड ट्राइब. ओके, लेकिन अभी भी हमारे जो प्रिजन मैनुअल्स हैं दे कंटिन्यू टू लेबल देम एज हैबिचुअल ऑफेंडर. उनका ये मानना है कि नहीं, ये लोग बाय डीएनए ही इस तरह के होते हैं. Segregating prisoners on the basis of caste would reinforce caste differences और animosity. और जैसा कि चंद्रचूड़ जी के वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, एग्जैक्टली यूज कीजिएगा कि एक स्टेट का काम है कास्ट डिफरेंसेस को कम करना, लेकिन अगर स्टेट ही उनको प्रोपोगेट करता है, उनको इंप्लीमेंट करता है, दैट मीन्स दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर. ओके, ये इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं यही आपके आंसर में जब डिट्टो दिखते हैं तो आपके आंसर में क्वालिटी रिफ्लेक्ट होती है और ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई बच्चे ने लिखा है. सो व्हाट वर द डायरेक्शंस जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दी थी?
All states and union territories were directed to amend their present manuals and rules within 3 months to abolish such discriminatory practices. Especially सेंटर का ही जो मॉडल प्रिजन मैनुअल है 2016 and मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023, it offers a vague definition of habitual offenders, allowing states to define the term based on stereotypical assumptions against denotified tribe. तो यहाँ पे फिर स्टेट्स को अथॉरिटी मिल जाती है कि हम इनको इन डीनोटिफाइड ट्राइब को हैबिचुअल ऑफेंडर मान सकते हैं और इनको उस तरीके से वर्क करवा सकते हैं. नेक्स्ट इज हाउ हाई पावर बिल्डिंग्स आर नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर. अब इसी के रिस्पेक्ट में मैंने आपके साथ मेंस 450 प्लस में एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज एग्रीकल्चर 4.0 कि उसने भी इसी की बात की थी, सस्टेनेबल सिटीज की. और साथ में एक 20 मिनट सीरीज में एक लेक्चर किया था मैंने, दैट इज कॉल्ड एज अर्बन फार्मिंग. राइट, और इस अर्बन फार्मिंग में मुझे आपके साथ दो टॉपिक और डिस्कस करने हैं. वन वाज एक्वाकल्चर और एक और था कोई सा, ठीक है. वो दो टॉपिक करने हैं मुझे, वो मैं आपके साथ कर दूंगा जल्दी. इसी तरीके से होलिस्टिक प्रिपरेशन होती है यार, ऐसा नहीं है कि डिट्टो आ जाएगा एग्जाम में, डिट्टो कुछ नहीं आता. ये अलग अलग टॉपिक से ही आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से फिर आंसर बनाना पड़ता है. चलिए तो इनके बारे में जानते हैं. ग्रीन बिल्डिंग से ये क्या बातें कर रहे हैं. फर्स्ट थिंग इज, 2 मिनट. Okay, these high performing buildings are designed to improve environmental impact and energy consumption, enhancing the occupant comfort as well as overall efficiency. Okay, क्योंकि इन buildings का बहुत important role है in mitigating climate change, reducing the energy use and improving resource efficiency in urban environment. क्योंकि गर्मियों में जितना ज्यादा आप एसी वगैरह यूज करते हो उतना ही ज्यादा environmental impact और ज्यादा पड़ता है. अगर आप कभी ऑफिस वगैरह या बिल्डिंग के देखेंगे, आप पीछे बहुत सारे एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं एसी के, और उसके पीछे जब आप जाते हो तो आपको फील इस तरीके का होगा कि यहाँ का टेम्परेचर ही 70 डिग्री से ऊपर चल रहा है. Building sector's contribution to climate change. So buildings account for around 40% of global energy consumption, with operational need being the primary contributor. All this जो electricity हमें need होती है. It lead to 28% of energy related carbon emission globally. तो जब हम decarbonization की बात कर रहे हैं तो buildings भी एक important sector है, just like जैसे मैंने decarbonizing agriculture पे आपके साथ मीन्स का सेशन किया था. ठीक है, decarbonizing transportation sector की हम बात कर रहे हैं, तो decarbonize हमें अपने buildings और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी करना होगा. The high performance buildings, they aim to balance energy demand with efficient resource use. They are vital as India's population grow, urbanization increase and resource scarcity rises. दैट मीन्स हमें बिल्डिंग के डिजाइन काफी अडेप्टिव बनाने होंगे, यानी कि इस तरीके से बिल्डिंग बनाने होंगे. अब जैसे आप दिल्ली वगैरह में देखोगे बिल्कुल घर चिपके हुए हैं, ना इधर से सनलाइट आएगी ना उधर से, कितनी भी गर्मी हो. अगर और कई बार तो घरों में विंडो ही नहीं है, सिर्फ सामने बालकनी है, दैट्स ऑल. ठीक, तो हमें डिजाइन ऐसे करने होंगे कि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट का एक्सेस हो बिल्डिंग्स में, ताकि लाइट्स का कम यूज हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, आसपास ग्रीनरी हो, ताकि एसी कूलर्स का यूज थोड़ा सा कम हो सके. वी नीड टू अडॉप्ट द डिजाइन एडवांस्ड एचवीएसी सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन. ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स पे ही आजकल सोलर पैनल वगैरह लगा रहे हैं, ताकि जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पे वो कम हो सके एंड कार्बन एमिशन रिड्यूस किए जा सकें. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. So technologies like heat gain coefficient, HVAC optimization and smart building design, they are central to development of such buildings, and these design ensure minimal energy use while maximizing thermal comfort as well as air quality. फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में एक एग्जाम्पल है इंदिरा पर्यावरण भवन न्यू दिल्ली में. ठीक है, काफी अच्छा वेल वेंटिलेटेड है. इवन पुराने जमाने में आई डोंट नो कैसे ये बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, बट अगर आप जैसे हम लोग एक बार बुलंद दरवाजा गए थे, उसके जस्ट बाहर पूरा तप रहा है, आप नंगे पैर खड़े नहीं हो सकते, पर उसके जस्ट 2 कदम अंदर जाइए, एकदम ठंडी हवा सी आ रही है फिर. ठीक है, तो इस तरीके की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए. इवन जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है ओल्ड वाला, उसमें भी आप अंदर जाइए पूरा ठंडा फील होगा आपको गैलरी में, बट आप थोड़ा सा बाहर आ जाइए आपको फिर गर्मी फील होने लगेगी. Challenges and market potential. This can address challenges related to fluctuating energy market, rising temperature, high demand for resources in growing urban space. As cities like Noida or Greater Noida adapt to high performance building, they serve as a model for future sustainable urban development. अब तो शायद आपकी कुछ कोचिंग्स भी नोएडा ही शिफ्ट हो रही हैं. Benefit of high performance buildings. The economic as well as operational benefit include low energy cost, demand कम होगी तो फिर energy cost भी कम होगी, reduce operational challenges, that is transmission loss and all those things, and enhance occupant well-being through healthier indoor environment. It supports long-term sustainability goals by integrating renewable energy sources and water conservation techniques. Next is India's urban future and policy alignment. So with India's urbanizing rapidly, sustainable building practices like
HPBs are essential to support future infrastructure need and the development of such buildings aligned with government's initiative like Smart City Mission, which emphasize sustainability and resilience in urban planning. ये तो यहाँ पे इन्होंने 5-6 पॉइंट्स दिए थे इसके। बाकी ओवरऑल हम कैसे डिकार्बोनाइज कर सकते हैं, आजकल सीमेंट भी इस तरह के बना लिए गए हैं एक्चुअली, ठीक है, जो कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं, जो सनलाइट को कम एब्सॉर्ब कर रहे हैं। हमने ऐसे ब्रिक्स वगैरह बना लिए, हम ऐसे डिजाइन बना लिए कि ब्रिक्स के बीच में अगर हम थोड़ा थोड़ा स्पेस रखें, ताकि बिकॉज एयर इज अ पूरा कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, तो आपका घर अंदर से उतना गर्म नहीं होगा जितना बाहर से। उस तरीके से कुछ पेंट इस तरह के आ गए हैं जो सनलाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देते हैं और दीवारों को कम गर्म होने देते हैं, ताकि अंदर गर्मी कम होगी तो एसी का कंजम्पशन कम होगा। तो ये सब बातें हैं अबाउट डीकार्बोनाइजिंग द कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग सेक्टर। इस पे हम एक सेपरेट सेशन करेंगे ताकि आपके पास एक रेडीमेड आंसर तैयार हो। ओके, तो हमारी जो मेन सीरीज और 20 मिनट सीरीज है उसके नोट्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे जब तक हमारा 25 का मेंस आएगा, क्योंकि लगभग न्यूज में आ रहा हर इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग उसी वे में कवर कर चुके होंगे जिस तरीके से यूपीएससी आपसे एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट इज इंडिया नच यूएई फॉर $100 बिलियन एफडीआई गोल। अब यहाँ पे यूएई ने कहा था, अभी ये हमारा फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, सॉरी, ये अभी हमारा फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है एफडीआई का। इसने इन्वेस्ट किए $3.5 बिलियन की, लेकिन कमिटमेंट क्या किया गया था, ठीक है, पहले कमिटमेंट किया गया था $75 बिलियन का, लेकिन हमने कहा है कि आप इसको $100 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट कीजिए आप, ठीक है। तो वो इंडिया उस पर याद दिला रहा था यूएई को कि आपने जो कमिटमेंट किया उसको पूरा कीजिए। ये इसकी बात हम करेंगे सेपरेटली, जो नोबेल प्राइज मिला है इनको। यहाँ पे ये इसको ना आप एक केस स्टडी की तरह दे सकते हो कि कैसे जो हमारा है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी, ठीक है, उसकी जो कॉप होने वाली है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें यहाँ पे जो इंडिजिनस लोग हैं, ट्राइब्स, ठीक है, इनको भी जगह दी जा रही है, इनको भी एक वॉइस दी जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्हीं के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं ना हम लोग, और वही लोग हैं जो प्रिजर्व करने में मदद कर सकते हैं। सो इंडिजिनस अमेजोन एक्टिविस्ट इन कोलंबिया टेक्स हिज फाइट टू यूएन बायोडाइवर्सिटी फोरम, राइट। तो ये आप एक इनका नाम कोट कर सकते हो। द इक्वेडोरियन एक्टिविस्ट एलेक्स हैज नेवर शाइड अवे फ्रॉम फाइट अगेंस्ट लैंड ग्रैबिंग माइनर्स एंड आर्म्ड ग्रुप्स इन द अमेजोन जंगल। तो यहाँ पे जो कॉप 16 होने वाली है सीबीडी की इन कोलंबियन सिटी ऑफ काली, तो वहां पर ये इस मैटर को रेज करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इनको मौका दे रहा है। उसी तरीके से जब मैंने आपके साथ एक प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में एक फंड की बात की तो मैंने कहा था कि ये पहली बार है जब एक इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए ही 15% ऑफ द फंड एलोकेट कर दिया गया है। तो ये तो चीजें बेटर हो रही हैं इस फ्रंट पे भी। ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।